सो इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन, आई थिंक ये तो बहुत ईजी था, है ना। ये तो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक होता है, क्योंकि सब लोग पढ़ते ही हैं इसको, है ना। तो डी टेरा और पैटरसन का जो इनकी जो स्टडी थी, है ना, टी डेटम T1 T2 T3, राइट। तो ये सारी जो एक तरह से क्रोनोलॉजी सॉन रिवर की जो सब लोग स्टडी करते हैं, तो कैसे कल्चरल इवोल्यूशन को स्टडी करने में हेल्प करता है। और सोनियन कल्चरल ट्रेडिशन की जो फाइंडिंग्स है, उसके बाद बहुत सारे और स्कॉलर्स ने किया। हमने एडवांस कोर्स में बड़े डिटेल से इंटरसेक्ट करता है। तो केस स्टडी आप चाहे तो रामपुरा की भी ले सकते थे, है ना, आप शमीर पेट की भी ले सकते थे, आप रजनी कुठारी का आइडिया भी इसमें डाल सकते थे। तो दैट वाज प्रीटी मच इजी क्वेश्चन, है ना, पॉलिटिकल पावर और कंटेम्पररी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से भी कर सकते थे। रीजनलिज्म एंड ऑटोनॉमी, आई थिंक अगेन इट इज वेरी मच कैन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी प्रोटेस्ट वगैरह चल रही है। तो रीजनलिज्म एंड ऑटोनॉमी, तो रीजनलिज्म को समझने के लिए हम कुछ केस स्टडीज, कुछ केस एग्जांपल्स तो यूज कर ही सकते थे, जैसे नागा मूवमेंट, है ना, को कोट कर सकते थे हम, खालिस्तान मूवमेंट को भी कोट कर सकते थे, ऑटोनॉमी की कैसे मूवमेंट्स चल रही हैं, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स कुड हैव बीन एक्सप्लेन्ड, एंड इसको एथनिसिटी के आइडिया से भी हम एक्सप्लेन कर सकते थे, राइट। हम क्लास में इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, तो कैसे दोनों बहुत इजी क्वेश्चन था। वेरी एल्विन की जो फिलोसफी विद रिस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश, तो इनकी जो बुक थी फिलोसफी ऑफ नेफा, उनके अंदर इन्होंने इंटीग्रेशनिस्ट पर्सपेक्टिव दिया था। दैट वाज आल्सो प्रीटी मच इजी डूएबल क्वेश्चन था, ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो कैसे मैकिंग मैरिट ने डेवलप किया, मिल्टन सिंगर ने, है ना। तो सलूनो फेस्टिवल, है ना, जो किशनगढ़ी विलेज के ऊपर जो स्टडी में कुछ एविडेंसेस दिए थे, एग्जांपल्स दिए थे, तो दैट कैन बी इजीली कोटेड, है ना। तो रेडफील्डियन ट्रेडिशन को इंडिया पे कैसे अप्लाई किया, तो दैट कैन बी इजीली डन, कोई टफ नहीं था। देन डिस्कस द पैलियोएंथ्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ शिवालिक्स इन इंडिया, giving its subdivisions, fossil primate fauna and major primate fossil localities, ठीक है। तो पहले एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आई थिंक यू नो कि क्या आपका रामापिथिकस, शिवापिथिकस, इसको अलग अलग यू नो वी कैन से वे में ये सवाल पूछा जा चुका है 2-3 बार। सरकार का क्लासिफिकेशन हमने क्लास में बहुत डिटेल में किया हुआ है ना। तो इजी था ये तो सरकार का जो क्लासिफिकेशन। इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स सोसाइटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मैंने इसको एडवांस कोर्स में डिस्कस भी किया था, ये वाला पार्ट, है ना, कि कैसे बच्चों के साथ में कुछ रिसर्चेस भी मैंने शेयर की थी। तो आई थिंक ये भी इजी क्वेश्चन था, बट अगर किसी बच्चे को सरकार नहीं आता था और ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं थे नॉर्थ ईस्ट के, तो मुझे लगता है सेकंड क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए था। अपर पैलेलिथिक वाज प्रीटी मच डूएबल, है ना। तो चौपानी मांडो आप कर लो, भीमबेटका आप कर लेते, पाटने आप इसमें से डाल देते, यानी गुंटा डाल देते, तो इट वाज वेरी मच डूएबल, है। अपर पैलेलिथिक टूल का कल्चर भी आपको सबको पता है, करा जा सकता था। एग्जामिन द एनवायरमेंटल एंड बायोकल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया, तो बिल्कुल एनवायरमेंटल एंड बायोकल्चरल फैक्टर्स। तो बायोकल्चरल फैक्टर्स में तो आप चाहे तो आप इनके से इनब्रीडिंग और उसका इम्प्लीकेशन सिकल सेल, थैलेसीमिया, उनके ऊपर डाल सकते थे, और उसके साथ एनवायरनमेंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं कि मलेरिया का जो प्रेवलेंस है और कैसे सिकल सेल ट्रेट्स सेलेक्ट होते हैं। तो दैट कैन बी वन पर्सपेक्टिव। देन और भी चीजें हो सकती है कि माल न्यूट्रिशन हो सकता है ना। फिर एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव और हेल्थ में लेते हुए हम पोल्यूशन का भी ले सकते थे, माइनिंग के भी कुछ केस स्टडीज और पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑन हेल्थ। मैंने कल ही जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करने में बोला था ट्राइबल हेल्थ पे जरूर फोकस करना, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन, राइट। आई थिंक मेनी ऑफ यू रिमेंबर आल्सो दैट। Then significant contributions of B.S. Guha, Iravati Karve to Indian anthropology. So naturally, Iravati Karve was also a biological anthropologist. She did a PhD under जो फिशर के अंदर PhD करके आई थी उससे जर्मनी से, राइट। सो anthropometric analysis के ऊपर इनका PhD था, तो that was also biological. SRK Chopra, I think most of you might have heard. So naturally, it might be a little bouncer here. Next question: what are the different types of caste mobility in India? Highlight various factors responsible for it. Upward mobility, downward mobility. तो मतलब sensitization and desensitization, I think वो तो easily किया जा सकता था. Highlight various factors responsible for it. So we discuss various factors that are being described by you can say M.N. Srinivas. Then we talk about Sujit Sinha's studies, right? Owen Lind's study. Then Bernard Cohen's study. बहुत सारी studies आप यहाँ पे डाल सकते थे. Elucidate the role of demographic and social factors in population growth. ये भी इजी था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ में। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम इसको जनरली लेंगे, बिकॉज मैंने जो आप लोगों के साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी, उसमें मेरे को ये क्वेश्चन जरूर लग रहा था कि इंडिया में जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो डिक्लाइनिंग भी उसी का पार्ट है। दैट मींस रोल ऑफ डेमोग्राफिक एंड सोशल फैक्टर्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। तो एक दिन पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें इस टॉपिक को हमने टच वैसे ही कर दिया था, राइट। सो आप उन सब चीजों को यहाँ पे देख भी सकते थे। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया। ये तो बहुत लाइकली क्वेश्चन है इस पार्ट का। क्यों लाइकली था? क्योंकि शेड्यूल ट्राइब का जो नॉर्मल यू कैन से आइडेंटिफिकेशन है यूजिंग द लॉकपुर कमिटी। लॉकपुर कमिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो बायस दिखाती है, कॉलोनियल बायस, क्योंकि सबसे पहला ही जो क्राइटेरिया है वो है प्रिमिटिव ट्रेट्स, बैकवर्डनेस दूसरा क्राइटेरिया। तो ये कहीं ना कहीं बायस दिखा रही है पीछे की ना, कॉलोनियल बायस। तो उसको हम यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए नए मेथोडोलॉजी की नीड हमेशा से फील भी की जाती है कि रॉय बर्मन बोलते हैं, वर्जीनियस खाका बोलते हैं,
अभी जो पटनायक जी सर हैं वो भी इस चीज को काफी हाईलाइट करते हैं दैट वी नीड वी कैन से न्यू क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया, और वो होना भी चाहिए आई बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज। काफी इजी है, बहुत सारी स्टडीज हो सकती हैं, जैसे बीके रॉय बर्मन ने राउरकेला की स्टडी आप दिखा सकते थे, सोनाली मुखर्जी की स्टडी आप दिखा सकते थे, जो कि बेलाडीला जो एनडीएमसी का जो प्लांट था वहां पे, देन चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स के ऊपर दास गुप्ता की स्टडी दिखा सकते थे, हटिया के ऊपर रांची में एलपी विद्यार्थी की स्टडी दिखा सकते थे, इजी था क्वेश्चन। रामापेथिकस एंड रामापेथिकस शिवापेथिकस कंट्रोवर्सी, आई थिंक ये क्वेश्चन तो पेपर 1 में भी ऑलमोस्ट इसी तरह से ही था। तो रामापेथिकस शिवापेथिकस कंट्रोवर्सी क्या है, तो लेविस ने डिस्कवर किया, है ना, उसको एप बता दिया। एल्विन साइमंस पिलबिंग ने इसको बोला कि डायरेक्ट एंसेस्टर है ह्यूमन का, क्यों, क्योंकि वर्टिकल इंसाइजर्स हैं, क्योंकि रिड्यूस्ड कैनाइन है, एब्सेंस ऑफ डायस्टेमा अराउंड द डेंटल आर्केड, राइट। तो इन सब के बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि शायद ये डायरेक्ट एंसेस्टर है मैन का। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, इसके साथ प्रॉब्लम हुई कि जब एल्विन साइमंस और डेविड पिलबिंग का जो आइडिया था, ये बेस्ड था कि जो फोसिल मिला था वो अराउंड 10 मिलियन ईयर्स या उससे भी बियॉन्ड का था, बट जो स्प्लिट हुआ था वो 6 मिलियन के आसपास हुआ था। और ये आइडिया है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एलन विल्सन और विंसेंट सारिच का। तो वो कहते हैं जो स्प्लिट हुआ था मैन और एप का,